आप सभी से आग्रह है कि राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं श्री बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एवं कॉलेजेस रायपुर द्वारा संविधान दिवस के परिप्रेक्ष्य में आयोजित माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, अति विशिष्ट अतिथि जिनकी आने की प्रतीक्षा है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय संपत जायसवाल जी, विधायक बसना, संगोष्ठी के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, सम्मानित श्री आर के नायक जी, फाउंडर चेयरमैन श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल, डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, चेयरमैन श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल, श्रीमती नीता नायक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल, सम्मानित श्री धनीराम पटेल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित आप सभी सम्माननीय उपस्थित जनों का हृदय से अभिनंदन, हृदय से स्वागत। माननीय राज्यपाल जी और सम्माननीय मंचासीन अतिथियों से सादर आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस आयोजन की विधिवत शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। ये दीप है स्नेह का, ये दीप है विश्वास का, राष्ट्र के विकास का। इस प्रेरक बौद्धिक आयोजन में आप सभी का हृदय से अभिनंदन, स्वागत। आयोजित संगोष्ठी का उद्देश्य संविधान के प्रति सम्मान के भाव को संवर्धित करना है, आम जनमानस में राष्ट्रीय संविधान के प्रति आदर और जागरूकता अधिक बढ़े, यही इस आयोजन का प्रयोजन है।
माननीय विधायक संपत अग्रवाल जी से सादर अनुरोध की वे दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। सम्माननीय अतिथिगणों से आग्रह दीप प्रज्वलन उपरांत आसन ग्रहण करने की कृपा करें। अतिथि देवो भव की पवित्र भावना से अनुप्राणित हमारी भारतीय संस्कृति, जिसके कण कण में अतिथि सत्कार का भाव समाहित है, आज भी हम अपनी उस स्थापित परंपरा का निर्वहन करने जा रहे हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम सम्माननीय श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी से सादर आग्रह है कि आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री रमन डेका जी, महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ का स्वागत करने की कृपा करें। अतिथि माननीय राज्यपाल जी का स्वागत। श्री तेजस नायक, डायरेक्टर श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल से आग्रह है कि आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी का स्वागत करें। डॉक्टर वीरेंद्र पटेल, डायरेक्टर श्री बालाजी फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल से आग्रह है कि माननीय श्री संपत अग्रवाल जी का स्वागत करें। माननीय संपत अग्रवाल जी, विधायक बसना का स्वागत। डॉक्टर नितिन पटेल, डायरेक्टर श्री बालाजी फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल रायपुर से आग्रह है कि वे श्री आर के नायक साहब का स्वागत करें। डॉक्टर दीपक जायसवाल, अधीक्षक श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज से सादर आग्रह है कि श्रीमती नीता नायक जी का स्वागत करें। श्री हिमांशु साहू जी, सीईओ बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल से आग्रह है कि वे श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी का स्वागत करें। डॉक्टर मानिक चटर्जी, एकेडमिक डीन से सादर आग्रह है कि वे श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज के फाउंडर मेंबर आर के नायक साहब का स्वागत करें। श्री एम के द्विवेदी, संपादक राष्ट्रीय दैनिक पायनियर से आग्रह है कि डॉक्टर देवेंद्र नायक जी का स्वागत करें। डॉक्टर देवाश्री सरकार, डीन श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज से आग्रह है कि श्रीमती नीता नायक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल का स्वागत करें। श्री भोजराम पटेल, डायरेक्टर श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल से आग्रह है कि माननीय श्री धनीराम पटेल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्वागत करें। श्री भोजराम पटेल जी द्वारा श्री धनीराम पटेल जी का स्वागत। अगले क्रम में आयोजन का स्वागत उद्बोधन रखने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री धनीराम पटेल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में लक्ष्मी नारायण भाला जी द्वारा कृत पुस्तक संविधान की जन्म कथा पर आधारित आयोजित इस संगोष्ठी में मैं छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रमेन डेका जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मेरे प्रेरणा स्रोत लक्ष्मी नारायण भाला जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं और हमारे बसना के विधायक अग्रवाल जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और मेरे मित्र
डॉक्टर जिनके बारे में मैंने कहा था कि एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर आज मेडिकल एंटरप्रेन्योर हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और श्री वीरेंद्र पटेल जी का स्वागत अभिनंदन, मैडम नीता नायक जी का स्वागत अभिनंदन वंदन और नितिन नायक जी का स्वागत अभिनंदन वंदन और सभी उपस्थित प्रबुद्धजन और भाइयों एवं बहनों, आप सबका इस महती आयोजन के साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए मैं वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं आज जो संगोष्ठी आयोजित की गई है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय भाला जी के लखीदा के कृत पुस्तक संविधान की जन्म कथा की जो संगोष्ठी है, तो सबसे मैं ये बात रखना चाहूंगा कि भारत की संविधान की निर्माण, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 और अंतिम अधिवेशन जो होती है 26 नवंबर 1939 में, जिसमें भारतीय संविधान को अंगीकृत, स्वीकृत और देश उसको आत्मर्पित करती है। इस उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हर साल जो वर्ष मनाया जाता है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण चीज आज जो रखना चाहता हूं आपके समक्ष, महामहिम राज्यपाल जी हैं और आदरणीय लखींद्रनाथ भाला जी हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत मानता हूं मैं उनको, और संपत अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर नायक है, उनके परिवार है और उनकी जो जितने डायरेक्टर हैं सब हैं। आज 26 जनवरी को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और एक पाठ्य पुस्तकों में हम ये पढ़ते हैं संविधान सभा ने किया 2 साल 11 माह और 18 दिन में, लेकिन संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है और संविधान जो निर्माण हुआ है 2 साल 11 महीना 18 दिन में, लेकिन एक अनछुए पहलू है। भाला जी को धन्यवाद देता हूं कि संविधान की जन्म कथा में उस अनछुए पहलू का उजागर किया। संविधान बनाया ये हकीकत है। संविधान सभा ने संविधान बनाया, जिसको संविधान सभा ने देश को समर्पित किया, अर्पित किया, संविधान सभा ने अंगीकृत किया, लेकिन अनछुए पहलू जो है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत के जो स्वतंत्रता अधिनियम है तब तक, चाहे वो 1909 के अधिनियम हो, 1919 का अधिनियम हो, 1935 का अधिनियम हो, तो एक प्रक्रिया चलती रही है। जो मैंने अध्ययन किया उनके पुस्तक संविधान की जन्म कथा, उसमें मैंने जो अध्ययन किया, तो मेरा अध्ययन और चिंतन और मंथन का ये निष्कर्ष है कि संविधान सभा ने तो संविधान का निर्माण किया, लेकिन उससे इतर हट के उसकी प्रक्रिया लंबी चलती रही है, जिसके बारे में आदरणीय लखीदा जी अभी बताएंगे हम सबके बीच में। और इनके एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारी संविधान की भाव और रेखांकन, जो उन्होंने अपने उस कृति में जो संविधान में अंगीकृत और स्वीकृत किया गया है 28 चित्र जो मूल प्रति में है, जो भारत के 5000 साल के इतिहास, संस्कृति, उपलब्धि सबको दर्शाता है, वो संविधान सभा में चर्चा हुआ था और नंदलाल बोस जी द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया था।
लेकिन भाव और रेखांकन की अभिव्यक्ति के बारे में लखीदा ने जो अपने पुस्तक में उद्घृत किया ये अद्भुत है। मैं यहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति ने इन दो अनछुए पहलुओं को अपने कृति पुस्तक के माध्यम से उद्घृत नहीं किया है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल रमेन डेका जी हैं, आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला जी, हम उनको लखीदा के नाम से संबोधित करते हैं, सब हैं, सब अपने बात रखेंगे इस सेमिनार में। और खासकर मैं स्वागत भाषण के लिए हूँ, तो मैं महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ अपने अमूल्य समय देने के लिए उनको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला जी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और संपत अग्रवाल जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारतीय संविधान विश्व के लिए एक आदर्श है। विभिन्न संस्कृतियों, विविध धर्मों, विभिन्न रीति रिवाजों, रहन सहन, खान पान का अद्भुत संगम है। तमाम विविधताओं के मध्य बहने वाली अंतरधारा ही हमारे संविधान की पहचान है। संविधान दिवस के परिप्रेक्ष्य में क्रम में संविधान की भावनाओं को भाला जी, जिनकी दो कृतियां संविधान की जन्मकथा तथा हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन है, उनसे सादर आग्रह है कि आयोजन के परिप्रेक्ष्य में एवं कृतियों के संदर्भ में इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी। मेरे मित्र तथा विद्यार्थी परिषद में असम में हमारे साथ काम करने वाले यहाँ के माननीय राज्यपाल रमेन डेका जी और उनके सानिध्य में गरिमामय मंच तथा उस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए यहाँ सभी श्रोता भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। बहुत कम समय में बहुत बातें बोलनी है, क्योंकि संविधान का निर्माण, जैसा कि हरिराम जी ने बताया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतनी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 160 वर्ष बिना संविधान के राज करने वाले अंग्रेजों को 1935 से संविधान का सहारा लेकर राज करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वो तो 160 वर्ष राज कर ही चुके थे। उस पर अगर विचार करें तो ध्यान में आता है कि जब कलकत्ता राजधानी बनी तो उस समय उनके सामने प्रश्न आया कि हम राज कैसे करें। वो इंग्लैंड से कानून मंगवाए गए और सबसे पहले 1773 में इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट, भारत को प्रशासित करना हो तो उसके लिए क्या नियम होंगे, वो भेजे गए और उसके सारे वो राज करने लगे। कुछ वर्ष के अनुभव के बाद उन्होंने फिर फीडबैक किया कि ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है, उसके लिए नियम बनाइए। फिर वहां से नियम बनकर आए और इस प्रकार से नियम बनकर आने की प्रक्रिया चलने लगी। देश के स्वाधीनता का आंदोलन भी चल रहा था, कांग्रेस की प्रमुख भूमिका थी और इसलिए कांग्रेस ने एक नियम बनाया था कि हम कानून तोड़ेंगे, कानून नहीं मानेंगे। और कानून नहीं मानने का सबसे बड़ा उदाहरण जो बना वो बना 1905 में बंगाल का विभाजन करने का कानून इंग्लैंड से बनकर आया और कहा गया कि बंगाल को विभाजित कर दो तो यहाँ जो सब लोग हमारा विरोध करते हैं या हमारे इसका कानून भंग करने का आह्वान करते रहते हैं, वही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसका पूरे देश भर में विरोध हुआ। लाल बाल पाल
इन तीनों के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन छिड़ा और अंत में अंग्रेजों को अपना कदम पीछे लेना पड़ा। 1911 में उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम ये कानून वापस लेते हैं। लेकिन उसी समय ये विचार मन में आया उनके कि जहां राजधानी रखकर हमें कदम पीछे लेना पड़ा है, अपमानित होना पड़ा है, अब यहां राजधानी नहीं रखेंगे, राजधानी को यहां से हटाओ। 1912 से राजधानी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक एक डिपार्टमेंट दिल्ली आने लगा। 1932 तक दिल्ली सारे डिपार्टमेंट आ चुके थे और तब उनके मन में आया कि 1919 तक जो जो कानून हमारे पास आए हैं इंग्लैंड से, इन कानूनों के सहारे एक लिखित संविधान बना दिया जाए। क्योंकि भारत के लोगों की एक विशेषता है, वो कहते हैं कि शतम वद मां लिख, 100 बार बोल दो भले, लेकिन लिख कर मत दो, क्योंकि लिख कर दिया हुआ बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे फिर हम पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए लिखित संविधान अगर हम दे देंगे भारत को, तो हमें राज करने में सुविधा होगी। हालांकि अपने देश में यह भी एक परंपरा है, रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। वचन भी अगर उसके लिए प्राण देना पड़ता हो तो हम उसको निभाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व का है कि शतम वदन मां लिखा, लिख कर मत दो। और इसलिए उन्होंने लिखित संविधान की एक कल्पना जो कुछ देशों में शुरू हो चुकी थी, उसी को अपनाई। उनके देश में लिखित संविधान नहीं है, वो कानून पारित करते हैं, देश पर राज करते हैं। वही परंपरा उन्होंने भारत में 160 वर्ष तक चलाई। तो अब ये नियम बनाना है तो क्या किया जाए? तो 1927 में उन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया। उसके जिम्मे काम दिया गया कि आप इसके आधार पर संविधान बनाइए। उनकी गलती ये हुई कि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सब इंग्लैंड के लोग थे और इसलिए उसका भी विरोध हुआ। तो अंग्रेज तो चालाक थे, उन्होंने फिर देखा कि अच्छा इसको भी विरोध हो रहा है, तो इसमें से ऐसा किया जाए कि साइमन कमीशन ने तो काम बहुत किया, तैयार करके रखा है, मोतीलाल नेहरू को देकर इसको स्वीकृत कर लिया जाए। मोतीलाल नेहरू को दिया गया, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई। लेकिन चूंकि मोतीलाल नेहरू स्वयं कांग्रेस के आंदोलन में शामिल थे, इसलिए उनके द्वारा किया गया ठीक होगा कि नहीं, ये प्रश्न मन में था। इसलिए उन्होंने अंत में BN राव, जो कि उनके बड़े वफादार एक अफसर थे, उनके जिम्मे काम किया कि भी दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके भारत का संविधान उससे श्रेष्ठ है, ये प्रमाणित कर दो और इसको लागू करवा दो। ये काम 6-7 महीने 8 महीने पूरे देश के विदेश का संविधान इत्यादि का अध्ययन करते हुए और BN राव ने घोषित कर दिया कि ये संविधान बहुत अच्छा है। इसमें जो रशिया में है, जो जापान में है, जो जर्मनी में है, जहां जहां लिखित संविधान है, वहां की तुलना करते हुए कि उसमें वहां ये भी चीज है, ये भी चीज है, कहीं से लिया नहीं है, अपना ही था, लेकिन उसकी तुलना की केवल। और इस प्रकार से संविधान 1935 में उन्होंने लागू करवाया। उसी के सहारे वो राज करने लगे। भारत का सौभाग्य और अंग्रेजों का दुर्भाग्य कहना होगा कि 1939 में तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उस विश्व युद्ध में इंग्लैंड उलझता गया, जीतता भी रहा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता रहा। और इसलिए उसने तय किया कि अब जितने देशों पर हम शासन कर रहे हैं, एक एक देश को छोड़ो, अपने देश को संभालो। और इसलिए उन्होंने तय किया कि हम 20 जून 1948 को भारत छोड़ देंगे और ये जो हमारा संविधान है, इसी संविधान के सहारे आप अपना संविधान बनाइए, इसमें जो भी अमेंडमेंट करना है, जो भी सुधार करना है वो करिए और 20 जून 1948 से इस देश को हम छोड़ देंगे। लेकिन इसी बीच माउंट बेटन अटक गए। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक हमें इस देश को क्यों ढोना है, उससे पहले मैं इसका विभाजन भी करवा दूंगा और स्वाधीनता की घोषणा भी करवा दूंगा। मेरे लिए 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन है। तो उनसे पूछा गया क्यों भाई 15 अगस्त क्यों? तो उन्होंने अपने इतिहास का कारण बताया कि 15 अगस्त 1945 को मैंने जापान का सरेंडर करवाया था द्वितीय विश्व युद्ध में।
और इसलिए मेरे लिए वो शुभ दिन है। उसी दिन इस देश का विभाजन भी करवा दूंगा और इसको स्वाधीन हुआ है सत्ता का हस्तांतरण करके उसकी घोषणा भी करवा दूंगा। इंग्लैंड की रानी मान गई और इसलिए 15 अगस्त अपने देश के स्वाधीनता का दिवस इस रूप में आया। लेकिन संविधान की प्रक्रिया जैसे कि अभी बताया गया था कि 9 अगस्त 1946 से शुरू हुई थी और ये बनने तक, घोषणा होने तक वो तैयार नहीं हुआ था। और जो तैयार हो रहा था वो अखंड भारत के लिए बनने वाला था, क्योंकि नेहरू ने, गांधी जी ने कह दिया था कि मैं देश का विभाजन नहीं होने दूंगा और लोगों का भरोसा था कि गांधी जी जो कहते हैं वो करवाते हैं। और इसलिए वो चाहे सत्याग्रह करेंगे, चाहे जो भी अनशन करेंगे और वो इस देश का विभाजन नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि इस देश का विभाजन मेरे शरीर का टुकड़ा होने के बाद ही होगा। तो इसलिए उनकी बात पर भरोसा करके अखंड भारत का प्रतीक चिन्ह यही संविधान सभा ने स्वीकार किया और अखंड भारत के लिए ही संविधान बन रहा था। लेकिन 15 अगस्त को देश खंडित होगा, ये नेहरू और जिन्ना ने आपस में तय कर दिया था। गांधी जी की ढाल थी, उस ढाल के अंदर ये सारा काम चल रहा था और इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी साथ ले आए। उनके जिम्मे ये काम किया गया कि नेहरू के रिहा कर रखो और मैं नेहरू से सारे काम करवा लूंगा। तो इस प्रकार से देश के विभाजन का काम नेहरू के तत्वावधान में चलने लगन होगा, देश स्वाधीन होगा, उसकी घोषणा की जाएगी। संविधान अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे चला चलेगी। लेकिन तब तक मानसिकता बदल चुकी थी, संविधान सभा की मानसिकता बदल चुकी थी। मुस्लिम लीग के 90 सदस्य संविधान सभा छोड़कर पाकिस्तान की ओर जा चुके थे और इसलिए संविधान सभा का ढांचा भी बदल चुका था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने भी घोषणा की कि सब लोग केवल चर्चा करेंगे और उसमें से निकालेंगे, उससे अच्छा है कि 7 लोगों की कमेटी बना दी जाए। और ये देश स्वाधीन होने के करीब 15 दिन बाद वो कमेटी बनी। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए बाबा साहेब अम्बेडकर और उन्होंने 141 बार वर्किंग डेज में बैठकर इस पर चिंतन किया, मंथन किया और एक संविधान बनाया। उसी संविधान को 1949 के 26 नवंबर को स्वीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया। तो ये जो एक लंबी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक और घटना घटी कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि देश का सबसे बड़ा संविधान नहीं है, केवल विश्व का भी सबसे बड़ा संविधान है तो क्या किया जाए। तो हाथ से लिखकर इसको रखेंगे, अच्छे कागज और अच्छे हैंडराइटिंग, इसके लिए लोग खोजे गए और अंग्रेजी में लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनको दिया गया। हिंदी अनुवाद साथ ही साथ होते रहता था, तो हिंदी में लिखने का काम वसंत कृष्ण वैद्य इनको सौंपा गया। ये दोनों अपना एक एक पन्ना लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तभी विचार आया कि जो नंदलाल बोस जिन्होंने ये शाही कलम इत्यादि सब तय कर दिया है, वो तो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, तो उनसे क्यों न कहा जाए कि आप इस पर चित्र भी अंकित करिए, इसको सजाइए। उन्होंने बात मान ली और चित्रों को सजाने का काम उनके जिम्मे आया। रविंद्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय में वो कला संकाय के प्रमुख थे, तो उन्होंने चित्रांकित करने से पहले पूरा अध्ययन करना शुरू किया। क्योंकि हम सभी जानते हैं, किसी भी चित्रकार को अगर कहा जाए कि पूजा घर है, यहाँ कोई चित्र बना दो, तो पूजा घर के लायक चित्र बनेगा। रसोई घर है तो रसोई घर के लायक चित्र बनेगा, बेडरूम है तो बेडरूम के लायक चित्र बनेगा। तो इस प्रकार से परिवेश के अनुसार चित्र बनता है। तो नंदलाल बोस ने भी हर अध्याय का अध्ययन किया और उस अध्याय का विषय क्या है, उस विषय को अगर क्रियान्वित किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा और ये विषय आया कहाँ से, इसका अध्ययन करते हुए उसी प्रकार का चित्र अंकित किया कि या तो रिसोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट ये क्या हो सकता है, उस प्रकार का चित्र उन्होंने अंकित किया और 22 भागों पर 28 चित्र उन्होंने बनाए। कहीं 2-2 चित्र है, कहीं 1 चित्र है।
तो उन 28 चित्रों का वर्णन मैं करूंगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन केवल 2-3 बातें जरूर बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो भाग 1 जिसमें भारत की सीमाओं का वर्णन है, उस पर उन्होंने चित्र दिया है महान योद्धाओं का प्रतीक चिन्ह। तो अगर हम सोचेंगे कि महान योद्धाओं का प्रतीक चिन्ह क्यों दिया, वो तो भारत में नहीं रहा, पाकिस्तान में है। तो उसका कारण यह है कि जब देश स्वाधीन हुआ 1947 में, उस समय श्री अरविंद ने यह कहा था कि ये देश का विभाजन अस्थायी है, स्थायी रूप से तो हम अखंड ही रहेंगे, यही नियति की देन है, और इसलिए आज नहीं कल और फिर से अखंड होंगे। ये उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी थी। उनके उसी बात को ध्यान में रखते हुए नंदलाल बोस ने अखंड भारत का सपना साकार करना है, ये ध्यान में रहे, इसलिए जो पाकिस्तान में जा चुका है मोहनजोदारो, उसका प्रतीक चिन्ह लाकर यहाँ बैठा दिया। भाग 2 है नागरिकत्व। नागरिकत्व में बात आती है कि नागरिक तो सब बनेगा, जन्म यहाँ होगा, इतने वर्ष रहेगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। लेकिन उस नागरिकता का रक्षण करने के लिए जिस प्रकार का संस्कार होना चाहिए, जिस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए, वो अगर नहीं है तो नागरिकत्व की रक्षा हो नहीं सकती, पालन हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने वहां एक चित्र ऐसा दिया है कि हमारे देश में गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देती है। इसलिए गुरुकुल का चित्र देकर ये संकेत दिया है कि गुरुकुलीन शिक्षा का विस्तार करिए, देश की नागरिकता की रक्षा हो। हर नागरिक को अपने अपने आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, इसकी चिंता होती है। सोचा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ राज्य ये कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं कि राम राज्य है। राम राज्य किसने स्थापित किया? स्वयं राम ने। कब किया? लंका विजय के बाद, जबकि उनके सामने प्रलोभन आया था कि स्वर्णमयी लंका को आपने जीता है, यहीं पर राज करिए, अयोध्या जाकर क्या करेंगे, फिर भरत से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, भरत पर मुझे पूरा विश्वास है। और उसने ये कह रखा है कि अगर आप 14 वर्ष के बाद 1 दिन की भी देरी करेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, जन समाधि ले लूंगा। और इसलिए जाना जरूरी है, समय कम है, क्या किया जाए? तो विभीषण से कहा गया, विभीषण ने पुष्पक विमान की व्यवस्था कर दी। पुष्पक विमान में बैठकर राम लक्ष्मण सीता अयोध्या की ओर जा रहे हैं, ये चित्र अंकित करके नंदलाल बोस ने संकेत दिया है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करनी हो तो राम राज्य स्थापित करिए। इस प्रकार से कई प्रकार के चित्र देते हुए उन्होंने अपनी सारी बात भावनात्मक दृष्टि से भारत की जनता जो सोच रही है उसका विचार करते हुए उन चित्रों के माध्यम से अंकित किया। इस पर मैंने अपने कुछ लेख लिखे, यानी मेरे जीवन में सन 2016 ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला वर्ष है। उन दिनों मेरे जिम्मे हिंदुस्तान समाचार का काम था, पूरे देश भर का। हिंदुस्तान समाचार एक बहुभाषिक न्यूज एजेंसी है। वहां काम करते हुए कई प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता था, जानकारी लेनी पड़ती थी। तो संविधान के बारे में जानकारी क्यूरियोसिटी एक थी, और इसलिए जानकारी मिली कि संविधान हाथ से लिखकर जो रखा है उसके लिए एक बड़ी कॉपी है, उसको भी छापा गया है। तो वो हमने मंगवा कर जब उसको देखा तो ध्यान में आया कि तो चित्रों से भी कुछ सजी हुई है। वो चित्र क्या है? तो उन चित्रों पर जब मैं विचार करने लगा तो उस पर जो लेख लिखे गए उसी के आधार पर पुस्तक बनी है। ये पुस्तक जब बनी तब बात आई कि आपको कौन जानता है देश में? आप तो संघ के प्रचारक है, संघ में ठीक है, लेकिन देश में संविधान के बारे में लिखकर बताना हो तो कानून मंत्री है, कानून से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से किसी की प्रस्तावना इसमें होनी चाहिए। कानून मंत्री उन दिनों से कानून मंत्री की प्रस्तावना ली गई। उस समय फिर बात आई कि कानून मंत्री की प्रस्तावना से नहीं होगा, संविधान उससे भी पहले बन चुका था। तो उस समय के किसी व्यक्ति का कोई संपर्क हो, तब फिर डॉक्टर सुभाष कश्यप की बात आई और मैं डॉक्टर सुभाष कश्यप के पास गया। उनको जाकर जब मैंने बताया कि मैंने संविधान पर लिखा है तो बड़े सहज भाव से उन्होंने पूछा कि संविधान पर आपने लिखा है, क्या लिखा है? मैंने कहा उसके चित्रों पर लिखा है। पर चित्रों पर क्या लिखना है? वो तो डेकोरेटिव पीस है। इतना सुनते ही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको केवल डेकोरेटिव पीस माना गया है, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन चित्रों ने संविधान की आत्मा स्थापित की है।
और इसलिए ये ठीक नहीं होगा, इनको समझाना पड़ेगा। तो उनको मैंने बताना शुरू किया, कुछ उदाहरण दिए, वो मान भी गए। फिर जब मैंने बताया कि नंदलाल बोस के हाथ से एक बहुत बड़ी गलती भी हुई है, और वो गलती क्या है, तो भाग 12 जो है वो आर्थिक लेन देन का भाग है। उस आर्थिक लेन देन में राज्य और केंद्र, जनता और राज्य, इनका लेन देन जो होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, ये सारा लिखा हुआ है। और उस पर स्वाभाविक रूप से नंदलाल बोस ने सोचा कि स्वस्तिक ये शुभ का चिन्ह है, स्वस्तिक का चित्र किया जाए। और जब शुभ होता है तो आनंद प्रकट करना है, आनंद का प्रतीक है नटराज का चित्र, तो नटराज का चित्र लिया जाए। नटराज का चित्र उन्होंने चयनित किया, स्वस्तिक चयनित किया। लेकिन जब वो छपा तो स्वस्तिक उल्टा छप गया और नटराज एक तरफ से कट गया और डिजाइनिंग में कुछ गड़बड़ हुई। तो जो भाग भारत की स्वच्छता का भाग था आर्थिक दृष्टि से, वही भाग अशुभ हो गया। ये बात जब मैंने उनसे कही तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी गलती क्यों कर गया। मनुष्य है, हो जाती है गलती, असावधानी हो गई। नहीं बोले मुझे दिखाइए। तो उनके यहाँ जो संविधान पढ़ा था वो दिखाकर मैंने उनको बताया कि ये देखिए। और वो देखते ही बड़े आश्चर्य हुआ उनको कि हम 70 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं, आज तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि स्वस्तिक उल्टा है और नटराज खंडित है। आपने वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आप आपके पांडुलिपि लिख कर रख कर जाइए, मैं इसकी भावना प्रस्तावना लिख दूंगा। और 2 दिन बाद उन्होंने उसकी भूमिका लिख दी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में लिखा कि संविधान पर लिखने वालों की बिरादरी में आपका हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे संविधान पर लिखने की बिरादरी वाला मान लिया। दूसरा कहा कि अब मैं भारत की सरकार से ये मांग करूंगा कि संविधान जब भी छपे चित्रों के साथ छपना चाहिए। और तीसरी बात ये लिखी कि यह पुस्तक आज तक की संविधान पर लिखी हुई पुस्तकों में अद्भुत पुस्तक है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से गदगद हुआ। और आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में इन चित्रों पर चर्चाएं हो रही है। इन चित्रों की चर्चाओं के आधार पर भारत का संविधान, उसकी जन्म कथा, ये भी एक पुस्तक तैयार हो गई, वो भी सामने आई है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि भारत के संविधान के निर्माताओं की जो मूल भावना थी, उस भावना के आधार पर निश्चित रूप से इस संविधान के अच्छे होने के दिन, जो कि गलत हाथों में जाने के कारण कई प्रकार के अनावश्यक अमेंडमेंट्स उसमें हुए हैं, तो वो अब दिन अच्छे होने की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि आज से 6 वर्ष पूर्व आज की सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस इस रूप में मनाया जाना चाहिए, इसकी घोषणा करके संविधान के महत्व को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए इस सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र नायक जी से आग्रह है कि हमारे मध्य हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी पधारे हैं, उनका स्वागत करें। हमारा भारतीय संविधान केवल एक नियम कानून की किताब नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है मानवीय मूल्यों के प्रति हमारे संघर्ष का, अंत्योदय के विकास का, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सबका साथ सबका विकास, इस भाव को आगे बढ़ाने का। मैं अगले क्रम में बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं, वे इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय उप मुख्यमंत्री। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा, विलंब से पहुंचा। माननीय राज्यपाल जी के आने के बाद बालोद गया हुआ था, वहां से सीधे आया हूं। और दूसरा क्षमा चाहूंगा कि मेरा गला खराब है, शायद आवाज स्पष्ट ना निकले। आज संविधान दिवस के अवसर पर
आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल रमेन डेका साहब, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय लक्ष्मण नारायण भाला जी, माननीय विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, धनीराम पटेल जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थी साथियों, देश की आजादी की लड़ाई और एक लंबी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद जब संविधान निर्माण की बात आई, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के बाद देश का विभाजन हुआ। 284 संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के प्रारूप का अनुमोदन किया और 26 जनवरी 1949 को देश के संविधान को अंगीकृत किया गया। नवंबर 1949 का दिन आजाद भारत के लिए वहां जब देश के संविधान को अंगीकृत किया गया। यह संविधान जिस प्रकार से बनाया गया, दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, अनेक बैठकें हुई और इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इतनी व्यापक चर्चा के बाद देश के बड़े बड़े विद्वान लोग संविधान सभा के सदस्य थे, लगातार बैठकों के माध्यम से 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के मूल प्रति, संविधान के मूल प्रति का लेखन कलम से किया हुआ है, कलम से। और वो कलमकार है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। पेन से लिखी उन्होंने और लिखने में 6 महीने का समय लगा। पुराने लोग जानते होंगे कि नीब किसे कहते हैं। 432 नीब लगे उस संविधान को लिखने में। आप कल्पना करें कि कितनी मेहनत से देश के संविधान को लिखा गया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वो अंग्रेजी में लिखी हुई है मूल संविधान, उसका हिंदी अनुवाद हमारे छत्तीसगढ़ के घनश्याम दास गुप्ता जी के नेतृत्व में उसका हिंदी अनुवाद। यह तथ्य हम सबको प्रेरणा देने वाला है। संविधान की बहुत विस्तृत बातें भाला जी ने आपको बताई होगी, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं इन 75 सालों के सफर में हमारे देश के संविधान ने कई चुनौतियों का सामना किया है,
काल जैसे दौर को भी देखा है। अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए और जब भी हमारे संविधान के सामने, लोकतंत्र के सामने चुनौतियां खड़ी हुई, हमारा लोकतंत्र और मजबूत होकर उभरा है। यह संविधान हमारे लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं है, और जब किसी ग्रंथ से कम नहीं है तो बहुत बार हम लोग केवल अधिकारों की बात करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, केवल आपका फ्रीडम है। आपके फ्रीडम से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी स्पीच से यदि किसी की भावनाएं आहत हो, क्या उनको फ्रीडम नहीं है? और इसलिए जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे उसी संविधान में मूल, और इसलिए भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती, और तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हम संविधान के प्रेम्बल प्रस्तावना का वाचन भी करते हैं। ये संविधान हम पर किसी ने थोपा नहीं है, ये संविधान हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम ये संविधान आज से ये भारत है। और आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तथ्य आपके सामने रखूंगा, बड़े विद्वज्जन है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको एक तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था और आर्टिकल 370, जिसे बोलचाल की भाषा में धारा 370 हम कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं संविधान में 370 को लिखूंगा नहीं। उन्होंने नहीं लिखा, मना कर दिया। पंडित नेहरू से कहा कि नेहरू जी ये मैं नहीं लिखूंगा, यह उचित नहीं है, 370 नहीं होना चाहिए। आज देश के संविधान से 370 समाप्त करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार किया है। और आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत के लोकतंत्र का आन बान शान बढ़ता ही जा रहा है, और दुनिया का नेतृत्व करने को भारत तैयार है। और उसका मूल कारण हमारे देश का संविधान है। इस अवसर पर मैं आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आज के इस पुनीत अवसर पर हम अपने भारतीय संविधान के सृजन की पृष्ठभूमि का पावन स्मरण कर रहे हैं। संविधान दिवस मनाने का ये सहज, सरल, सुलभ ढंग है। पर आग्रह है कि इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। नमस्कार। आदरणीय पवन साहू जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, डॉक्टर सोमपाल अग्रवाल एमएलए,
Lakshminarayan Bhallaji, Sri K.K. Nayak, R.K. Nayak, Dr. Devendra Nayak, Sri Dhaniram Patel, Dr. Neeta Nayak, and इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, it is very difficult to deliberate in front of this galaxy of enlightenment. और हमारा हिंदी भी बहुत कमजोर है। आज संविधान दिवस है, कोई जूरी स्कूल बुलाने से अच्छा था, लेकिन आदरणीय लक्ष्मीनारायण भाल्ला जी ने हमको बुलाया और हम कहा नहीं कर सकते। भाल्ला जी के साथ हम काम क्या है, और भाल्ला जी जिस समय आसाम में काम किया, उस समय आसाम में जाने के लिए लोग करता था। एक कठिन जीवन और एक कठिन आइडिया लेके देश बनने के लिए सारा जीवन भाल्ला जी किया है, और इन लोगों के कारण आज हम छत्तीसगढ़ का राज्य बने हैं। सो गिव हिम अ बिग हैंड्स। आज संविधान दिवस है, और आप लोग सुना है साहू जी को, भाल्ला जी को, ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं रह गया। और आप लोग सब जानते हैं, जब लास्ट में भाषण देना होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक बिकॉज सारा सब्जेक्ट आ ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलना 2-3 बात हम बोलते हैं। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बनाने के बाद आया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों को लेके संविधान सभा वहाँ बैठा और डिस्कशन हुआ और संविधान को खत्म किया। इसमें बहुत बहस हुई। आज यहाँ बहुत एडवोकेट है, हमारे डॉक्टर साहब बोला है, उन लोग को मालूम होगा छत्तीसगढ़ इज अ 5th शेड्यूल स्टेट एंड आसाम इज अ 6th शेड्यूल स्टेट। ये दोनों 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में जो बहस हुआ, आर्गुमेंट हुआ, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हम 6th शेड्यूल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, उस समय 5th शेड्यूल के बारे में भी कुछ आइडिया हुआ, और अभी यहाँ आने के बाद 5th शेड्यूल के बारे में आइडिया। तो इतना माइन्यूट जो आर्गुमेंट वहाँ हुआ, और जो संविधान बना, ये संविधान सिंथेसिस ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अरुण साहू जी बोला, 7 देश का, विश्व का 60 देश का, 60 कंट्रीज का संविधान को डिस्कस करके, रिपब्लिक होगा ना डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, ऐसे डिस्कस हो गया, अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान बना। ब्रिटिश का जो संविधान है, वो संविधान कन्वेंशन से सब है, उनका रिटन ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं है। जो कन्वेंशन है, जो हुआ है पार्लियामेंट में, जो कोर्ट में हुआ है, ये सब है। और हमारा यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, एक ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट हाउस इज अ ग्रैंडियर पार्लियामेंट हाउस ऑफ द वर्ल्ड, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अटल जी ने पार्लियामेंट में एक बार बोला, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। कुछ दिन पहले हमारा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ में आया था, हम उनसे मिला। हमारा एक कंफ्यूजन था वेदर दिस मैंडेट वाज गिवन टू गवर्नर और नॉट। आप लोग सब जानते हैं, धनकर जी माने हुए एडवोकेट हैं, और बिलासपुर हाईकोर्ट में बहुत केस लड़ा है, वो हमको बोला भी है और हम जानते भी हैं। धनकर जी यहाँ बिलासपुर हाईकोर्ट में बहुत आया था, तो वो हमको बोला है 2 मिनट रुक करके बोला है। अरुण साहू जी भी उस दिन था, जब हम आ रहे थे तो 2 मिनट रुका, वो बोला था यू गो थ्रू आर्टिकल 159, देन द कंफ्यूजन विल गो। नेक्स्ट डे हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निकला और देखा जब 159 में क्या है। 159 में है हमारा ओथ, एज छत्तीसगढ़ गवर्नर जो ओथ में क्लियर मेंशन है, I have to keep the sanity of constitution and the welfare of people of Chhattisgarh.
कभी भी पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ का कुछ गड़बड़ होता है, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट वाज द मैंडेट एंड आई हैव क्लियर। तो इतना माइन्यूट हमारा बुक में भी लिखा है, इतना माइन्यूट डिटेल्स में होते हैं। आप लोग एडवोकेट लोग बहुत हैं यहाँ, आर्टिकल 226 में आप लोग बहुत केस लड़ते हैं और बहुत समाधान आया है आर्टिकल 226 में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पिटीशन होता है आर्टिकल 226 में, इसमें बहुत समाधान हम लोग को मिला है, क्योंकि सब में इवोल्यूशन होगा। 75 years we have crossed the journey of 75 years। तो उसमें 75 years पहले जो सोच था, अभी का सोच दूसरा होगा। अभी टेक्नोलॉजी आया, साइबर क्राइम आया, तो अमेंडमेंट इज नेसेसरी। ऐसा बहुत है, जुडिशियरी है, पार्लियामेंट है। अभी आर्टिकल 370 का बारे में बोला, 42 सेकेंड अमेंडमेंट है। उस अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट करते हैं, ये हित के लिए होना चाहिए, सिटीजन का हित के लिए, पीपुल्स का हित के लिए होना चाहिए। ये अमेंडमेंट किसी को खुश करने के लिए, किसी को ये करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस मुस्लिम डाइवर्स के सावन केस। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बैंक्स एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और बैंक्स का कभी कभी टकराव होता है, फिर भी पार्लियामेंट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन एंड जुडिशियरी स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। दोनों का बैलेंस होना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू सी, राइट टू कंसीडर, राइट टू स्क्रूटनाइज द बिल्स एंड दे मस्ट pass it. Should not judge the crime, media should not judge the amendments। आजकल मीडिया का प्रेशर में बहुत जजमेंट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो माइन्यूट जो है हमारा संविधान में, वो दूसरा जगह नहीं। ऐसा हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा गाइड कर रहा है। एक देश को गाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक देश को गाइड करने के लिए कोर्ट चाहिए। कोर्ट में अब कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो हमारे लिए, सबके लिए यह है। तो इसलिए ये जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान हमारा जीवन में भी होना चाहिए। हम जो चलते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, यहाँ भी रूल है, संविधान है, वो संविधान होना चाहिए, क्योंकि उस रूल पे समाज चलने पड़ेगा, लाइफ चलने पड़ेगा। हमारा अपना जीवन में भी लाइफ चलने के लिए हमारा एक संविधान होना चाहिए। खास करके स्टूडेंट लोग, हम असम से आते हैं, असम में नामघर है। 600 years पहले शंकरदेव जो एक सेंट है, जो गुरु है, वो नामघर गया। नामघर में 5 बजे सनसेट का समय वहाँ कीर्तन होता है, दबा बजते हैं, संगो बजते हैं। तब सब जो हमारा प्रजन्म के लोग हैं घर आते थे और स्टडी करते थे। ये एक कन्वेंशन था, इट इज अ रूल फॉर द सोसाइटी, इट इज अ संविधान फॉर द सोसाइटी। समाज का भी ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें हम लोग उसका बाइंडिंग हो सके। आज सिटीजन इसको वो डरते हैं, संविधान है भाई, हमको कोर्ट कचहरी हो सकता है, ये डर हमारा पास रहना चाहिए, हमारा डर समाज के लिए रहना चाहिए। आज जो न्यू जनरेशन जो सोचता है जैसे सब कुछ हो जाएगा एक दिन पे, ऐसा नहीं है। शॉर्ट कोई सक्सेस का ये नहीं है, मार्ग नहीं है। इसलिए जीवन में डिसिप्लिन, एक संविधान, कुछ रूल मानने से सक्सेस में जा सकता है। हमारा संविधान और पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट होता है, एक अमेंडमेंट के बारे में बोलता हूँ। जब हम पार्लियामेंट था उस समय ये अमेंडमेंट हुआ। ये बैम्बू है, बैम्बू एलिफेंट ग्रास है, यहाँ भी बैम्बू बहुत होता है, हमारा असम में। ये बैम्बू को ट्री करके रखा था, वुड करके रखा था, ब्रिटिश ने वुड करके रखा था। तो इसको बिक्री करने में इसमें फार्मर लोगों को बहुत कष्ट होता था। यह अमेंडमेंट आया
2014 और 15 में छोटा सा अमेंडमेंट, 1920 का ब्रिटिश रूल का अमेंडमेंट एक्ट किया, उसमें छोटा सा अमेंडमेंट हुआ और आज बैम्बू फ्रीली मूव होता है, फार्मर को बेलवे ढूंढ रहे हैं। ये सब जो छोटा छोटा गलतियां था, ये सब कुछ सुधरना बहुत जरूरी है। इसलिए अमेंडमेंट होने पड़ेगा और अमेंडमेंट होते रहेगा। ऐसा नहीं है ये स्टैटिक है, कोई चीज स्टैटिक नहीं हो सकता है, तो अमेंडमेंट जरूरी है। ऐसा बहुत कुछ है जहाँ अभी अमेंडमेंट हो रहा है, जैसे आर्टिकल 370 का अमेंडमेंट हुआ, 42 सेकंड जो अमेंडमेंट था उसमें बहुत कंट्रोवर्सी था। चावल केस का जो अमेंडमेंट हुआ कोर्ट का जजमेंट, उसमें कंट्रोवर्सी था, कुछ कंट्रोवर्सी रहेगा, बट स्टिल आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल स्टैंड, आवर डेमोक्रेसी विल स्टैंड and citizens' head will be high always. Freedom of speech is a biggest thing in our constitution. Indian people likes freedom of speech. नहीं तो सब जेल पे रहते हैं, खाना पीना तो उधर भी मिलता है फ्री, तो बेगिंग नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, जेल में रहते हैं। Because we always prefer freedom of speech. हमको बात करने का जो स्वाधीनता है वो रहना चाहिए। ये हमारा हर समाज, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब लोग मानते हैं द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ दिस। तो हम जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वैसे गया है, लेकिन 12th सेंचुरी बासप्पा जो साउथ का एक फिलोसोफर गाइड था, वो डेमोक्रेसी के बारे में, उसका मूर्ति अभी 8-10 साल पहले वेस्टमिनिस्टर ब्रिटिश का पार्लियामेंट के सामने रखा है। वो डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे तो वेस्ट का डेमोक्रेसी। हम तो जब स्वाधीन हुआ तभी वुमेन को वोटिंग राइट दिया, वुमेन एम्पावरमेंट किया। ब्रिटिश का कितना देर तक ब्रिटिश ने डेमोक्रेसी करता है, लेकिन वुमेन को जो वोटिंग राइट बहुत बाद में दिया, बहुत बाद में दिया। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी को रखने के लिए, गणतंत्र को पूरा ठीक से रखने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रखने के लिए सिटीजन को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। हम हमेशा पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, पॉलिटिशियन को लोग सोचते हैं ये लोग बहुत खराब है, ये है, ऐसा सोचते हैं। बहुत लोग चॉइस में पॉलिटिक्स नहीं करते, बट आई चॉइस पॉलिटिक्स, I was not an accidental politician. I was not an accidental. I decided to join the party. Now you not elaborately tell this thing because I am a constitutional head. I am not supposed to speak those things. In democracy, politician will be always discussed. ये सबको सोचना चाहिए, इसलिए आप लोग आइए पॉलिटिक्स में, क्योंकि डेमोक्रेसी में मास्टर्स एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, मास्टर्स जुडिशियरी नहीं होगा, मास्टर्स जर्नलिस्ट नहीं होगा, 4 pillars of democracy, 3 pillars मास्टर्स नहीं होगा, मास्टर्स होगा पॉलिटिशियन who join politics, who elected by the people, they will be the masters of the society, they will be conscience keeper of the constitution, they will keep the constitution conscience. So पार्लियामेंट में, विधानसभा में, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है ना, इसमें लोग आना चाहिए। इसलिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 50% कर दिया वुमेन का, जो ग्रामीण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, 30%, 33% का बिल पास हो गया 29 में, वुमेन को चाहिए, तो वुमेन को तो भी पार्टिसिपेट करना पड़ता ना। वुमेन पार्टिसिपेट करने से ही तो वो लोग पार्लियामेंट में आएगा, इसमें आएगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है आप आपका पति रूल करेगा, ऐसा नहीं, आप रूल करिए, आप रूल करिए। पंचायत में हम देखते हैं उसका पति कहते हैं, पति को नहीं करना है, पत्नी को करना है, पत्नी करेगा जो इलेक्टेड होगा। और रूल करने के लिए कुछ ज्यादा एजुकेशन चाहिए ऐसा बात नहीं है। मार्गरेट थैचर का लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, फर्स्ट सेंटेंस है, आई रूल बाय कॉमन सेंस। You must have a common sense to rule. Common sense होना चाहिए, ये right है ना ये wrong है। If you decide that this is right, you do it. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, you go through inner heart, आप अंतरात्मा में जाइए और सोचिए ये पाथ करेक्ट है और ये पाथ इनकरेक्ट है, ये दोनों में डिसाइड करिए। If you can decide the correct path, then I
आई विल बी विथ यू, ये भगवत गीता में। तो कुछ जानने के लिए इतना जरूरी है। प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट करने का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, सब कुछ जानने के लिए जरूरी नहीं। You must know how to manage the professionals. They will give the knowledge, they will advise, and you have to your common sense to see what is right and what is wrong. ये जो बोलते हैं ना, ये क्लास 8 पास है, MLA हो गया, ऐसा नहीं। I know one of revenue minister during 1978, भल्लाजी चलो, वो सबसे बढ़िया रेवेन्यू मिनिस्टर था असम में। एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर था सुनेश्वर बड़ा, सोशलिस्ट का बैकग्राउंड का था, बहुत कम पढ़ा सुना, लेकिन रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया। वो स्टेप था स्मॉल टी गार्डन्स। ही वाज द पायनियर ऑफ स्मॉल टी गार्डन्स। असम में अभी स्मॉल टी गार्डन्स बहुत है, यहाँ भी अभी टी गार्डन लगाया, बहुत अच्छा लगा सुन के। हम ये क्लाइमेट भी फिजिबल है, यहाँ टी गार्डन लगाने से छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक उत्थान हो सकता है, बहुत हो सकता है। तो ये सब बात हम मिक्सअप नहीं करेंगे। जो संविधान आज दिवस का हम लोग आ रहे हैं 1949 में किया, और हमारा डेमोक्रेसी को रखने के लिए जो एक लक्ष्मण रेखा है वो संविधान में है, हम संविधान को लेकर चलना पड़ेगा। और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी रहना पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग लिव और डेमोक्रेसी। जरा कुछ हम बोलना नहीं चाहते हैं, बस मैं दो सब लिख के आया हूँ। मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों से अनुरोध करता हूँ कि संविधान का वो लोग पालन करें, संविधान का दायरा में रहें, और भारत का डेमोक्रेसी जो है, गणतंत्र जो है, उसको रक्षा करें। इसी शब्द से हम हमारा वाणी को विराम देता हूँ। लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। जय छत्तीसगढ़। महामहिम जी के कृपा को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है। इस क्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, चेयरमैन श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल से अनुरोध है कि वे आयोजन के मुख्य अतिथि आज के आयोजन का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सम्माननीय श्री आर के नायक जी, फाउंडर चेयरमैन श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्रीमती नीता नायक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं हॉस्पिटल से आग्रह है कि आदरणीय श्री पवन साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्रीमती नीता नायक जी, आदरणीय श्री पवन साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी से सादर अनुरोध है कि वे श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी को इस अवसर श्री धरीराम पटेल जी से आग्रह है कि वे डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी विधायक रचना को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी से आग्रह है कि अवसर पर आभार प्रदर्शित करने की कृपा करें। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे छत्तीसगढ़ के माननीय महामहिम राज्यपाल श्री रमेश टेका जी के प्रति श्री बालाजी मेडिकल फाउंडेशन एवं बालाजी हॉस्पिटल ग्रुप आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी पर अपना मूल्यवान समय प्रदान करते हुए हम सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया।
इसके साथ ही मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी के प्रति भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सानिध्य में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने समाज के प्रति अपना जीवन, पूरा जीवन संपूर्ण समर्पित किया है। उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें संविधान की जन्म कथा तथा हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन को आम जनमानस को समर्पित किया है। इसके साथ में मैं बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं पवन साई जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं इनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में मंच पे आए हुए सभी और सभी अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सबको संविधान के प्रति जागरूक और जवाबदार होना चाहिए। भारत देश का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान देश की आत्मा होती है, इसका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। आज संविधान को अंगीकार किए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारा संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की आधारशिला है। संविधान में निहित भावों के अनुरूप आज भारत देश के समूचे विश्व में जो संविधान है वो कीर्तिमान रच रहा है। संविधान हमारी सामूहिक एवं व्यक्तिगत गरिमा को सुरक्षित करता है। दूरदर्शी निर्माताओं ने बदलते समय की आवश्यकता के अनुरूप नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था भी प्रदान की है। आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। आप सभी से सादर आग्रह है अपने स्थान पर राष्ट्रगुरु के सम्मान में खड़े होने की कृपा करें।